class students. So today I am going to explain you the next topic, reaction of metal with salt of another metals, or you can say reaction of metals with salt solution of another metals. So you can write this reaction of metal with salt solution of other metals. ये हमारा टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल्स. तो इसके लिए एग्जांपल लेनी बहुत जरूरी है. एग्जांपल है इसकी, एक मेटल ले लेते हैं लाइक जिंक सॉलिड. जिंक एक मेटल है, इसका हमें रिएक्शन करना है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल के साथ, जैसे कि कॉपर सल्फेट एक्वस का मतलब ये है कि ये इसका सॉल्यूशन है. सॉल्ट का क्या है, ये सॉल्यूशन है. एक्वस मतलब पानी में इसको घोला हुआ है. सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, ये रिएक्शन है. इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम कहते हैं. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इसको एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इस चैप्टर में ये आया है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर metal, very important topic. So again, this metal zinc is more reactive than copper. We all know the metal zinc is more reactive than copper, so it will displace copper, and in place of copper there will be zinc sulfate. So you can write this. यहाँ पे कॉपर था, उसकी जगह क्या आ गया, जिंक आ गया. सल्फेट तो पहले था ही यहाँ पे, बस फर्क ये आया कि इस कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया हमारे पास. प्लस कॉपर है, वो कॉपर सॉलिड है, वो अलग हो गया. ये एक्वस सॉल्यूशन. तो ये हमारा एक रिएक्शन है बहुत ही सिंपल कि जिंक एक मेटल है, कॉपर सल्फेट इज द सॉल्ट ऑफ अनदर मेटल, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, और इन दोनों का जो रिएक्शन है वो आ गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल. इसमें जो एग्जांपल्स है वो हम चेंज कर सकते हैं. एग्जांपल्स इसकी और भी हैं, जैसे कि जिंक की जगह पे यहाँ पे हम ले सकते हैं आयरन, और आयरन है जो वो हम सॉलिड लेंगे प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस. ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ये कौन, आयरन. तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4 प्लस ये हमारे पास कॉपर है वो लागू हो जाएगा सॉलिड. तो ये हमारा एक रिएक्शन है. अब ये दो रिएक्शन जो हमने लिखे हैं, दीज टू रिएक्शन, जो कॉपर सल्फेट है बच्चों ऊपर, उसका कलर ब्लू होता है. क्या होता है इसका कलर, ब्लू. लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन जाता है, और इसका कलर क्या होता है, जिंक सल्फेट का कलर क्या है, कलरलेस. इसका कलर क्या है, कलरलेस. So when we dip zinc rod in copper sulfate solution, then its color of copper sulfate solution changes from blue to colorless. So why, the question may be asked in the form that why the color of copper sulfate solution changes from blue to colorless when we dip zinc rod in it. तो ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो उसका आंसर ये है, बिकॉज जिंक एक्चुअली डिस्प्लेसेस कॉपर. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर, एंड इन प्रोडक्ट in place of copper there is a zinc sulfate. So the color of zinc sulfate is colorless, therefore the color is changing, because now no more copper sulfate is there, copper sulfate is changed to zinc sulfate, and as the color of zinc sulfate is colorless, that's why the color is changing. So ये इसका आंसर है. और दूसरा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो इसमें भी आ जाता है कि when we add iron to copper sulfate, then what will be the color change? What will be the color change when we add iron, when we dip iron rod in copper sulfate solution? What will be the color change?
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका आंसर आपने क्या देना है, उसका भी आपको बताना चाहिए कि व्हेन वी ऐड आयरन टू कॉपर सल्फेट देन कॉपर इन प्लेस ऑफ कॉपर इन द प्रोडक्ट देयर विल बी आयरन एंड आयरन सल्फेट, द कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज नॉट ब्लू, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू बट द कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर होता है बच्चों इसका, तो लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द कलर व्हेन वी ऐड जिंक रोड टू द कॉपर सल्फेट, व्हाट विल बी हैपन टू द कलर व्हेन वी ऐड आयरन रोड टू द कॉपर सल्फेट। तो ये जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें और भी एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, और सेकंड बार आ सकता है व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट एक्वस। जब कॉपर सॉलिड को हम जिंक सल्फेट में डालेंगे तब क्या रिएक्शन होगा, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तब क्या रिएक्शन होगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर को हटा के ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो व्हेन वी ऐड कॉपर इन द जिंक सल्फेट नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ये आपको जो है क्वेश्चन है और ये आपको जो आंसर है इसका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, मेटल एंड नॉन मेटल। व्हेन मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल then what will form? Ionic substance will form, ionic substance will form. When metal react with non-metal, ionic substance is formed. Actually this is very broad topic. To understand this topic thoroughly you need to know how to write the electronic configuration, what are the valencies. This topic you already have covered in 9th class, writing the valencies of the different elements. एलिमेंट की हमने क्या लिखनी है, उनकी वैलेंसी लिखनी है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये सारे टॉपिक आपने 9th में कवर किए, लेकिन ये जो टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल का, इसको अगर समझना है तो वो टॉपिक आपको आने चाहिए। तो इसलिए बच्चों 9th में जो आपने किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें आज, फिर उसके बाद ये टॉपिक को हम थोरली आप समझ पाओगे। कैसे? जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो हमारे पास एलिमेंट है जो वो है फ्लोरीन और दूसरा क्या है सोडियम। जो फ्लोरीन एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, जो सोडियम एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अब इनकी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? 9 है इसका, तो फर्स्ट शेल में तो आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में कितने आते हैं 2, और इसका कितना एटॉमिक नंबर है 9, और बचे कितने 7। क्योंकि बच्चों ये ध्यान देना, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, ऐसे तीसरे में भी हम 8 लिखते हैं अगर तीसरा आखिरी शेल, अगर आखिरी शेल है तो 8। तो फर्स्ट में 2 आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं 8 आते हैं, अगर तीसरा आखिरी शेल है तो उसमें भी 8 ही आते हैं। लास्ट शेल में हमेशा हमने 8 से ज्यादा नहीं भरने होते इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 आ गए और दूसरे में कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 9 है, पहले में 2 आ गए तो बचे कितने 7। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई किसकी? फ्लोरीन की। होने कितने चाहिए 8, है कितने हैं बच्चों 7, तो लेकिन होने 8 चाहिए, तो या तो ये 7 के 7 लूज कर दे तो ये पहला शेल तो कंप्लीट है, या फिर ये 1 गेन कर ले। अब ये क्या करेगा, जो इजी है वो करेगा, क्योंकि अगर यहाँ लूज करने हैं तो कितने करने पड़ेंगे 7, लेकिन अगर गेन करना हो तो कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 8 बन सकता है। तो ये फ्लोरीन है, ये 1 गेन करना चाहेगा।
जब ये एक गेन करना चाहेगा इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1, क्योंकि गेन करना चाहेगा इसलिए -1 लिख देते हैं। क्योंकि ये आपको टॉपिक अब क्लियर होना चाहिए कि कैसे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे उसकी वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या उसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। इसलिए आज ये समझा रहा हूँ आपको कि मेटल नॉन मेटल का जो रिएक्शन है तभी आपको वो समझ में आएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम। सोडियम के पास 11 है इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने आ गए, वही जितने पहले आए थे 2। पहले शेल में कितने आ गए बच्चों, 2 आ गए। और दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8। और 2 और 8 कितने हो गए, 10। और है कितनी है इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11 है। तो बचे कितने, 1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। लेकिन कहानी वही आ गई, यहाँ होने कितने चाहिए थे आखिरी शेल में, 8 है, कितने हैं, 1। तो या तो ये 7 गेन करे या 1 लूज करे, या तो ये 1 जो है इसको लूज कर दो या फिर इसमें 7 ऐड कर दो, तब 8 बनेंगे। तो क्या इजी है, हमारे पास यहाँ 1 है, तो ये 7 गेन करना ज्यादा है इजी है या 1 लूज करना, जो काम होगा वो इजी होगा। 7 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन है, उनको लूज करना डिफिकल्ट है। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो डिफिकल्ट है। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करते, 7 गेन करना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, 11 से 10 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वैलेंसी तो एक ही है, लेकिन प्लस लिखेंगे। प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब कोई भी एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस वैलेंसी आती है, +1। 1 इलेक्ट्रॉन किया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन किया तो +2। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो उसकी वैलेंसी क्या आती है, वो माइनस में आती है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, इसकी वैलेंसी कैसे लिखनी है, ये अगर आपको पता है तो आयनिक सब्सटेंस को समझना बहुत इजी है, मेटल एंड नॉन मेटल को समझना बहुत इजी है। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता भी देता हूँ आयनिक सब्सटेंस कैसे बनते हैं। एक हमारे पास मेटल है सोडियम, सोडियम मेटल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 1, क्योंकि इसका जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11। तो इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, क्लोरीन का 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 17। तो 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 2 8 10। 10 के बाद हमारे पास तीसरे में कितने आए हैं, 2 8 10 और 17 में 7 आएंगे। अब ये है मेटल और ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ये आपको समझना है, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे अब ये देखेंगे। अब ये देखो आप, सोडियम है 2 8 1। सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है, तो 7 गेन करना मुश्किल है, 1 लूज करना इजी है। तो 1 लूज करना पसंद करेगा, क्या करना पसंद करेगा, ये 1 लूज करना पसंद करेगा। और ये जो है क्लोरीन, इसमें 7 है, तो 7 लूज करना तो मुश्किल है, ये 1 गेन करना पसंद करेगा। तो होगा क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और दूसरा ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये लूज किया, इस पे +1 आ जाएगा, इसने गेन किया, इस पे -1 आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो सोडियम पे +1 आ जाएगा, क्लोरीन पे -1 आ जाएगा, क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 बच गई, इसकी क्या बन गई 2 8 एंड 8। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या था, लूज कर दिया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन कर लिया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करके इस पे पॉजिटिव आ गया, इसने गेन कर लिया, 7 + 1 8 आ गया। तो ये जो मेटल है वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, स्टेबल बनानी थी। और नॉन मेटल ने ये क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्योंकि उसने भी स्टेबल बनानी थी। तो जिसने लूज किया प्लस, इसमें गेन किया माइनस। तो यहाँ आयन्स बन गए, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। तो एनायन कैटायन बन गए, इसी को हम बोल देते हैं आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस। So when metal plus non-metal reacts, then ionic substance form because there are charges positive and negative, positive ion negative ion। तो ये आयनिक सब्सटेंस है जो वो फॉर्म होते हैं। तो थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया कि मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करो, इसको बुक में भी देखो, समझो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। टिल देन
गुड बाय।